गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का संकल्प न्याय के साथ विकास, राज्य के विकसित परिकल्पना को साकार करने वाला बजट पर अध्यक्ष महोदय मैं अपना विचार व्यक्त करता हूं। हर बार चुनौतियों को ऐसे हराते हैं हम, जख्म जितना गहरा हो उतना मुस्कुराते हैं हम। महोदय, आज वही प्रश्न खड़ा करते हैं जब खुद की सरकार थी। 2005 में तो उनकी सरकार की कुल बजट 23,885 करोड़ रुपए का था महोदय। उससे कई गुना ज्यादा एनडीए सरकार में 60,954 करोड़ रुपए सिर्फ शिक्षा का बजट है महोदय। महोदय, एनडीए सरकार में वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 2,79,000 करोड़ का बजट था। वहीं वित्तीय वर्ष 25-26 में 3,17,000 करोड़ रुपए की है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से 38,000 करोड़ रुपए अधिक है महोदय। महोदय, न केवल बिहार के बजट में वृद्धि हुआ है, बल्कि एनडीए सरकार ने वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है। महोदय, जब उस कार्यकाल की बात करके तो सड़कों की दुर्दशा लोगों ने झेली है, देखी है। और उस समय जो हमारे नेता थे बिहार के, वो खुद स्वयं भी बोला करते थे कि हमारे लोग सड़क पर नहीं चलना चाहते, जो हमारे बैलगाड़ी पर चलते हैं वही हमारे मतदाता है, इसलिए सड़क की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो जिनका महोदय सोच ही ऐसा था, उनका समझ सकते हैं। उनके बखान करने वाले उनके सुपुत्र कल बयान दे रहे थे और बखान कर रहे थे। महोदय, 2005 से पहले की सरकार में ग्रामीण सड़कें टूटी फूटी अवस्था में थी। सड़क पर पैदल चलना मुश्किल था महोदय। बिहार गड्ढों वाली सड़कों के लिए बदनाम था। बस 1990 से 2005 तक सड़क का निर्माण 9 के बराबर होता था, लेकिन अलकतरा खरीदी में 14% से बढ़ाकर 93.7% हो गया। उस समय के मंत्री अलकतरा बेचकर घोटाला किया करते थे महोदय। सड़क कहां से बनती जब अलकतरा ही आपूर्ति नहीं हो पाता, तो सड़क कहां से बनती महोदय। महोदय, वहीं 2005 में एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार में सड़कों, नदियों पर पुलों का जाल बिछ गया। घंटों की दूरियां मिनटों में बदल गई है। ग्रामीण इलाके अब तक 1.17 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है महोदय। वहीं अगर बिजली विभाग की बात करें तो उस समय की जो स्थिति थी, लोग बिजली के लिए कराते थे, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे। और आज वो स्थिति है बिहार में। 2005 से पहले की सरकार बिहार को लालटेन युग में धकेल दिया था महोदय। लोग शाम में 4 बजे के बाद घर से डर से निकलते नहीं थे। कब किस बहन बेटी का अपहरण हो, हत्या, बलात्कार हो जाएगा, कोई अप्रिय घटना घट जाएगा, कोई नहीं जानता था। महोदय, वहीं एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार में बिजली की हालत अच्छा होने से शांति बनाए रखिए। माननीय सदस्य, आप लोग शांति बनाए रखिए। सत्येंद्र जी भी उस समय की स्थिति को देखे होंगे, मगर अब करेंगे क्या? यहाँ बैठे हुए हैं तो वहां तो पक्ष में बोलना ही ना पड़ेगा। बिजली की हालत, और शाम 4 बजे के बाद घूमने भी निकलती है, क्योंकि एनडीए सरकार ने सस्ते दर पर
राज्य के सभी गांव और टोलों में 24 घंटा बिजली सुविधा प्रदान कर रही है। वहीं महोदया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखते हैं तो वर्ष 2005 से पहले की सरकार में स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर थी। अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, आम जनता उपचार कराने के लिए दर दर भटक रहे थे। उपचार नहीं होने के कारण मरीजों को जान गंवाना पड़ता था। वहीं एनडीए सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार अद्वितीय विकास हुआ। राज्य के सभी पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कर गरीब गुरबा एवं पीड़ित परिवारों को स्वास्थ्य का उपचार किया जा रहा है। असाध्य रोगों का उपचार हेतु अस्पताल का निर्माण कर डॉक्टर को पदस्थापित किया गया है। जिंदगी अक्सर उन्हीं को चुनौती देती है जिनकी औकात होती है कुछ करने की। महोदय, ये उस समय का इन लोगों का प्रचलन नारा था। इनके समय में 1990 से 2005 के कार्यकाल में महोदय भूला बाल साफ करो का नारा दिया करते थे। ये जातीय उन्माद फैलाने का काम किया करते थे। ये आज दलित की बात करते हैं, अति पिछड़ी की बात करते हैं। मैं उनको चैलेंज देता हूं कि उन्हीं का नारा दिया हुआ है, भूला बाल साफ करो। जातीय उन्माद बिहार में फैलाने का किसने प्रयास किया था महोदया? तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, उनको बिहार के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है महोदया। और शिक्षा के बारे में बताऊं तो वर्ष 2015 से पहले की सरकार में जहां बहन बेटियां घर में सुरक्षित नहीं थी, निकलकर स्कूल नहीं जाना चाहती थी कि कब मेरा अपहरण हो जाएगा, पढ़ने के लिए सरकार के द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की जा रही थी। आज तत्कालीन सरकार के द्वारा चरवाहा विद्यालय खोला जा रहा था। वहीं एनडीए की सरकार बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बहन बेटियों को कैसी अच्छी शिक्षा प्रदान किया जा सके, उसके लिए सुयोग्य शिक्षक कैसे घर से निकलकर विद्यालयों तक पहुंचे, उसके लिए साइकिल, पोशाक, कैसे गरीब परिवार के बच्चे भी उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान कर सके, उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा प्रदान कर वो सारी नीति लागू कर शिक्षित किया और सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया, जिस कारण बिहार की बेटियां भी बड़ी मात्रा में बिहार से बाहर भी सरकारी नौकरी एवं रोजगारों में अपनी पहचान बना रही है महोदया। जो लोग अपने मनोरंजन के लिए गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन करते हैं, उन्हें विधानसभा में गरीबों की बात, गरीबों के हित के लिए पेश किए गए बजट फालतू ही लगेंगी महोदया। वो मिलेगा, चिंता नहीं कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं, मिलेगा 95 लाख जो घोषणा की है वो सबको मिलेगा। आप समाप्त करें। आप घबराइए नहीं। सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना पक्ष रखें। एक मिनट महोदय, 1 मिनट में समाप्त करते हैं। 1 मिनट किया जाए, आपका समय हो गया। मैं बोल देता हूँ महोदय। कश्ती चलाने वालों ने जब हार की के दीप पतवार हमें लहर लहर तूफान मिले और मौज मजेदार हमें फिर भी दिखाया है हमने, और फिर वो दिखा देंगे सबको कि किन हालत में। आपका समय 19 मिनट है। मुझको सरकार द्वारा प्रस्तुत आय व्यय पर बोलने का अवसर दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि आपके बजट में जो खामियां हैं उस ओर मैं इशारा करूंगा। विपक्ष का यही काम है कि आपके बजट की खामियों को उजागर करें, आपके सामने समक्ष रखें। ये इस सूबे के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जमाने में बिहार पूरे
पूरे देश में नंबर 1 पर था, लेकिन आज आप बीमारू राज्य के रूप में हैं। कांग्रेस के जमाने में 32 चीनी मिलें काम कर रही थी। आज कुछ ही चीनी मिल जो तो आपके यहाँ काम कर रही है, इस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सरकार रोजगार के अवसर का ढिढोरा पीटती है, परंतु आज तक बिहार में एक वैसा आईटी पार्क जिसमें कई आईटी कंपनियों का ऑफिस हो नहीं बन पाया है। यहाँ के इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले छात्र दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस राज्य में रोजगार के अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप बैठे हुए हैं, बड़ी चर्चाएं होती हैं कि हमने इतनी नियुक्तियां कर डाली। जब लोग नौकरी पाते हैं तो प्रसन्नता होती है, लेकिन आपने जो नियुक्तियां की हैं उसमें नियुक्त होने वाले शिक्षक आज भी दुखी हैं, और आपका जो सिस्टम है वो कहता है कि हम जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। एक और तो आप डिजिटल इंडिया की चर्चा करते हैं, दूसरे और आपके सॉफ्टवेयर बनाने में इतनी दिक्कतें आती हैं, तो या तो डिजिटल इंडिया की चर्चा करना बंद कर, पहले इसको ठीक ठाक कीजिए, जो लोग दुखी से सुख की ओर लोग जाए नियुक्त होने वाले। राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं मैनेजमेंट आदि के कॉलेजों की संख्या बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इसके बावजूद यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को इस राज्य में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और वे अन्य राज्यों अथवा दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। दूसरे राज्यों में 150-200 तक की संख्या में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं, और वहां विनिवेश के कारण सबों को रोजगार मुहैया हो जाता है। अभी उद्योग मंत्री जी थे, यहाँ चले गए। उद्योग मंत्री जी ने 2023 के अपने बजट भाषण में स्पष्ट उल्लेख किया था, संजोग से वो नहीं है, ये उनकी बात है कि राज्य में विनिवेश घटते जा रहे हैं, जो आपकी सरकार में कबीना मंत्री हैं। 20 वर्ष से एक ही सरकार है, परंतु विनिवेश के लिए सरकार कोई ठोस उपाय अभी तक नहीं कर पाई। महोदय, मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में माननीय वित्त मंत्री जी आप भी मौजूद थे। मैंने चर्चा किया था कि अपने जिले मुंगेर में रेलवे का कारखाना है, और उस कारखाने में बम्बई और कलकत्ता से उसके छोटे छोटे सामान आते हैं। यहाँ के व्यवसायियों से मिलके उसकी लिस्ट बना करके यहाँ के व्यवसायियों से इसका उत्पादन कराएं, जो वो माल कारखाने में जाए। लेकिन पता नहीं इसका क्या हश्र होगा, आपके सामने मैंने कहा था। सरकार के लोग यह बोलते रहते हैं कि फलाने समय में बजट इतना था। अरे भाई, उस समय जो बजट था तो बाजार मूल्य का मूल्यांकन कहां से होता है? उस समय के रुपए का वैल्यू जो था, 7,000 रुपए में 10 ग्राम सोना मिलता था, और सोने से बाजार का कैलकुलेशन होता था। और उस मूल्य के अनुपात में आज जो बाजार मूल्य है कि 90,000 रुपए में 10 ग्राम सोना मिलता था, तो उस समय का 5,000 हो या 4,000 हो, वह आज 4 लाख के बराबर है। महोदय, उस समय जीएसटी जैसा गब्बर टैक्स नहीं था। जीएसटी के माध्यम से राज्य के छोटे छोटे व्यवसायियों की कमर तोड़ दी गई। यहाँ तक कि बहुत सारे व्यवसायी अपना उद्योग धंधा बंद कर चुके हैं।
इस टैक्स का बोझ इनडायरेक्ट रूप से आम जनता पर भी पड़ता है और जनता की गाढ़ी कमाई को वसूल कर केंद्र से जो पैसा मिलता है उसी पैसे से यहाँ के कर्मियों का वेतन चलता है। 1-2 महीने यदि जीएसटी की वसूली कम हो जाए अथवा केंद्र सरकार राशि मुहैया करने में 1-2 महीने विलंब कर दे तो यहाँ की सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाएगी। महोदय, राज्य अपने संसाधन से धन इकट्ठा करने में पूरी तरह विफल रही। बिजली के मामले में सुधार जरूर हुआ है, परंतु राज्य में एक भी अपना बिजली घर नहीं, दूसरे राज्य या केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। कांग्रेस के जमाने में कई थर्मल स्टेशन हुआ करते थे और सस्ते दर पर निर्बाध बिजली भी मिलती थी। इससे पता चलता है कि यह राज्य सरकार कल्याणकारी राज्य नहीं होकर व्यवसायी राज्य हो गया है। महोदय, एक मेरे मित्र इधर से कह रहे थे कि धन्यवाद दे दीजिए। ये बिजली इसलिए मिल रही है कि जब परमाणु ऊर्जा पर समझौता अमेरिका के साथ मनमोहन सिंह जी कर रहे थे, उस समय पार्लियामेंट में आपने विरोध किया था और सेंट्रल जोन से यूपीए गवर्नमेंट ने पूरे, अगर तमिलनाडु में बिजली पैदा होगी और बिहार में नहीं पैदा हो रही है तो तमिलनाडु की बिजली भी आपको मिलेगी। लेकिन उस समय आपने विरोध किया था और कहा था कि मनमोहन सिंह जी देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जा रहे हैं, जिसके लिए आज आप पीठ थपथपाते हैं कि बिजली पूरे राज्य को हम ठीक से दे रहे हैं। तो जब गर्मी का दिन आता है, कई मित्र इसमें शहरी क्षेत्र के लोगों का फोन इंटरटेन करते होंगे और लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ शट डाउन हो गया, 2 घंटे बाद बिजली आएगी। तो माने रोस्टर सिस्टम में बिजली चलती है। तो आप कैसे यह दावा कर सकते हैं कि आप 24 घंटे में 22 घंटे बिजली दे रहे हैं? स्थिति तो यह है महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी, आप इस ओर ध्यान देना चाहेंगे। स्थिति तो यह है कि पटना में मेट्रो के लिए राशि के अभाव में निविदा भी जारी नहीं हो रही है। इसके लिए जायका जापान से बार-बार अनुरोध के बावजूद भी ऋण नहीं मिल रहा है और मेट्रो के कई स्ट्रेच के कार्य ठप हैं। यह कैसी 2 इंजन की सरकार है? समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि यह प्रोजेक्ट राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर चला रही है। महोदय, ग्रामीण कार्य मंत्री आज ही सदन में बड़ी जोर से चर्चा कर रहे थे कि आपके विधानसभा में इतना किलोमीटर सड़क दे दिया, आपके विधानसभा में इतना किलोमीटर सड़क दे दिया। ग्रामीण कार्य मंत्री की मैं बात कर रहा हूँ। आज की मैं बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। और इन सड़कों में आप कैसे बनाएंगे? कुछ सड़कों को अभी बनाएंगे, कुछ में जो है मेंटेन करेंगे, फिर उसको 3 साल बाद बनाएंगे। ये तो आपने कहा ही नहीं। ये सिर्फ जो है तो सस्ती लोकप्रियता के आलोक में आपने कहा कि इतनी सड़कें आप यहाँ बना रहे हैं। अरे भाई, 10 किलोमीटर सड़क है तो 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर आप बनाने जा रहे हैं। 5 किलोमीटर का आप मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, उसको बाद में बनाइएगा। तो कहने का मतलब यह है, साफ साफ सरकार को साफ बात करनी चाहिए। संजोग से ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हुए, अभी नहीं थे, आ गए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री जी के समक्ष एक बात रखना चाहता हूं कि सूबे का चीफ सेक्रेटरी जिले के हर कलेक्टर को यह चिट्ठी दिया है कि इंदिरा आवास में गड़बड़ी हो रही है। ये मैं नहीं कहता,
ये 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 मैं नहीं कह रहा हूं, ये सूबे का चीफ सेक्रेटरी कह रहा है, अपने कलेक्टर को चिट्ठी दे रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री जी, आप इस पर संज्ञान लीजिए कि जो है तो इसमें गड़बड़ी तो हो ही रही है। एक बात है महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, माननीय आप लोग शांति सदस्य बनाए ने रखिए। जो प्रश्न उठाया है महोदय, बात सही है कि पत्र लिखी गई है महोदय। हमने भी सभी माननीय सदस्यों को भी पत्र लिखा है कि ये सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है और 10 जनवरी से ये काम शुरू है और 31 मार्च तक सर्वेक्षण का काम चलेगा। जो आपके इलाके में, आपके गांव में आप इस पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। तो आपको पत्र लिख के आगाह भी किया है कि आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए और जहां गड़बड़ी की सूचना है वो हमारे सरकार तक पहुंचाइए, तो उसमें जो गड़बड़ी है उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। माननीय 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 अध्यक्ष महोदया, माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने जो कहा, लेकिन माननीय अजीत कुमार सिंह जी अपना बात लेकिन जारी रखिए। मैं आपके माध्यम से अपना भाषण जारी ग्रामीण विकास रखिए। मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप लोगों से आग्रह है, आप लोग बैठ आपका जाए, उनकी जो बात सुन ले। तंत्र है, नहीं, आप वीडियो लोग है, बैठ फलाना है, बैठ ठिकाना जाइए, है, उनकी बात को सुन लिया संते जाए। निगल गलन जब गाय तब की करते CBI, संत ही गाय। सत्यदेव भाई समय ने खराब। सुनिए ना, आप अपनी बात आपकी बारी आने पर करिए, उनको बोलने दिया जाए। महोदया, आपकी बारी आए तो आप बोलिए, उनको बोलने दिया जाए। महोदया, अभी बिहार में BPSC की परीक्षा हुई है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हुई है। इसमें दो बातें हैं। परीक्षा के लिए 2 बार परीक्षा ली गई है। एक बार 3 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई है और एक बार 6000 विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई है। 3000 विद्यार्थियों में पास आउट होने का परसेंटेज 6% है और 6000 विद्यार्थियों में पास होने का परसेंटेज 20% है। तो एक चयन के लिए एक ही परीक्षा होनी चाहिए और इसके लिए संविधान भी इजाजत नहीं देता। संविधान कहता है इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 and 19। महोदया, जल संसाधन विभाग में जब कोसी को शापित नदी कहा जाता था तो इसके लिए देश के पहले प्रधानमंत्री ने इस शापित नदी को बांधने का काम किया था। इंद्रपुरी बैराज जो सिंचाई के लिए सासाराम में है, वो बाबू जगजीवन राम जी ने इस योजना को बनवाया था और 22 डैम कांग्रेस के शासन काल में बने थे। उसमें एक हनुमना डैम है जिसका पानी माननीय वित्त मंत्री जी के खेत में भी जाता है। तो कुल मिलाकर इंद्रपुरी बैराज, अभी कई मित्रों ने कहा कि भारत की मैथिली के लिए कोई चर्चा जो है सो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। शांत किया जाए, संक्षिप्त किया। भारत की साहित्यिक अकादमी द्वारा मैथिली भाषा का दर्जा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1965 में शामिल कराया था। IGMS जिस पर पीछे थपथपाई जा रही है, इसका शिलान्यास ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था और उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय दिलकेश्वर बाबू थे। महोदय, जहां तक सवाल है, माननीय वित्त मंत्री जी, भाई ये तो महोदया, शिक्षा के मामले में तो जो हम फिसड्डी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका समय नहीं काटा जा रहा है, संक्षिप्त करने के लिए कहा जा रहा है। मैं 2 मिनट में कंक्लूड करता हूं। बड़ा बजट दिखाई देता है, लेकिन
इस बजट में मैं चर्चा करना चाहता हूं कि सिर्फ 40 रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, इसमें जो ओरिजिनल प्रोविजन है उसमें एक्सपेंडिचर जो है सो बहुत कम है। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, इसमें जो ओरिजिनल प्रोविजन है ये 930 करोड़ ही खर्च है इसमें। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसमें 15,320.04 करोड़ है, इसमें खर्च है 12,777.67 करोड़। तो इस ढंग से ये 21 का बजट है और 22 के बजट में बड़ी चर्चा होती है। हम 9 विभागों के 23 के बजट के 9 विभागों की मैं चर्चा कर देता हूँ। इसमें शिक्षा के लिए 55,892.37 करोड़ था, जो मात्र 42,095.78 करोड़ खर्च किया गया। तो बजट लेते कितना, क्यों लेते भाई इतना बड़ा बजट? ग्रामीण विकास का वही हाल है। स्वास्थ्य में तो प्रतिशत जो खर्च है वो 61.74% है स्वास्थ्य में। गृह विभाग में 57.8% है। ग्रामीण कार्य में 64.19% है। पंचायती राज में पूरे बजट का 68.26% है और नगर विकास आवास में पूरे बजट का 55.22% आपने खर्च किया। तो बजट का आकार आप बड़ा क्यों बनाते हैं? आप खर्च ही नहीं कर पाते तो फिर आकार बड़ा बनाने का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाएं, उसमें एक जगह आपने लिया है 1,276 करोड़ केंद्र से खर्चा किया कृषि विभाग में। ये केंद्र प्रायोजित स्कीम है। 1,276.80 लिया, खर्च किया 321.96। तो आप जब केंद्र के पैसे का भी खर्च नहीं करते, उपयोगिता प्रमाण पत्र आप नहीं देते, तो फिर पैसा आएगा कहां से आपके पास? उसी तरह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण की भी बात है। बड़ा कल से ढिढोरा पीटा जा रहा है। अनुसूचित जात जनजात की चर्चा हो रही। माननीय सदस्य अब समाप्त किया जाए। इसमें 18-19 से लेके 22-23 तक का जो हिसाब किताब है, इसमें अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लिए 22.24% केंद्र के पैसे का आप खर्च किए। तो आप कैसे अपने आप को अनुसूचित जात और जनजात का हितैषी मान रहे हैं? उसके पक्ष का भी पैसा आप खर्च नहीं कर पा रहे। तो कुल मिलाकर के महोदय, बराबर तोहमत लगाई जाती है कांग्रेस पार्टी पर। जब से यूपीए गवर्नमेंट आई, श्री अजीत कुशवाहा जी अपना जब पक्ष से रखिए। यूपीए गवर्नमेंट आई है, माननीय आपको सदस्य अजीत लगातार कुशवाहा जी आपके लिए अपना पक्ष अनुदान की रखें। राशि हम बढ़ाते गए। कोई वर्ष ऐसा नहीं है जहाँ की आपको नहीं बढ़ाया है। बहुत बहुत माननीय सदस्य अजीत कुशवाहा जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, कल बजट माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया। हम लोगों ने पूरा बजट पढ़ा। जानते हैं हम लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ा। बहुत निराशाजनक बजट है महोदय। पूरे बिहार की जनता को हताश करने वाला बजट। क्या है इसमें? हमें लगा कि 70 तक अपने उम्र में पहुंचने वाले मुख्यमंत्री जरूर अपने उम्र के लोगों के लिए कुछ सोचे होंगे, लेकिन अफसोस महोदया, वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ाया गया। मात्र 400 रुपए, मिनिमम वेज से भी कम, एक महीने में। यह बिहार की स्थिति है। इस देश में किसी भी राज्य में इतना कम बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलता। यह अपमान है बिहार के बुजुर्गों का महोदया। लंबे समय से मांग हो रहा है कि वृद्ध का, विधवा के लिए, विकलांग, दिव्यांगों के लिए कम से कम 3,000 रुपया, कम से कम 3,000 रुपया दिया जाए। कितना कम है ये सोचने वाली बात है। अध्यक्ष महोदया,
माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तैयार हुआ है। महोदय, हमें लगा कि भाई मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी का है तो बहुत कुछ होगा। हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे थे। आर्थिक सर्वेक्षण में है कि लघु उद्यमी योजना के माध्यम से 2023-24 में बिहार में 2 लाख आवेदन आए, जिसमें 40,000 लोगों का आवेदन स्वीकृत किया गया और उनको पैसे दिए गए। लघु उद्यमी योजना पिछले समय जब महागठबंधन की सरकार थी महोदय, तो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण के बाद यह घोषणा हुआ था कि बिहार के 95 लाख ऐसे परिवार जिनकी आमदनी 6,000 रुपया से कम है, उनको इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा और उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। महोदय, 95 लाख परिवार को देना है इस योजना का लाभ और 1 साल में 40,000 लोगों को दिया गया। जरा हिसाब जोड़िए। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कई सारे इंजीनियरिंग के छात्र होंगे, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैथ मुझे कम समझ में आता है। मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि 95 लाख परिवारों को देने में 236 बरस लग जाएंगे महोदय। ये दुनिया का अजूबा योजना है महोदय, जिसके लिए 236 साल, पता नहीं आप रहे, हम रहे, कोई रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, पता नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में किसी की बात नहीं सुनी गई। पूरे बिहार में पिछले साल भर से 2 साल से लोग मांगे कर रहे हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं है महोदय। जैसे आशा रसोईया बहनें जिनको 1650 रुपया मिलता है, आशा जिनको कुछ नहीं मिलता, जीविका ANMR जिनको मात्र 10,000 रुपया सैलरी मिलता है, ग्राम कचहरी सचिव, किसान सलाहकार, रात्रि प्रहरी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, वन कर्मी, चौकीदार दफादार, BPSC अभ्यर्थी, ग्रामीण चिकित्सक, शिक्षक, कर्मचारी और सहारा के जुल्म से बेसहारा हुए लोग, विधवा, विकलांग, दिव्यांग, मजदूर, किसान, कुछ इनके बारे में नहीं हुआ। जिनकी मांगे थी किसी को पूरा नहीं किया गया। महोदय, मुख्यमंत्री जी का प्रिय विषय महिला, रोज महिलाओं के बारे में बताते हैं। कल भी कुछ बता रहे थे, आज भी बता रहे थे। एक दिन मैंने देखा विशिष्ट शिक्षकों को पत्र बांट रहे थे, बोला हंसती काहे नहीं हो जी? अरे हंसो। अरे भाई, हंसना नेचुरल प्रक्रिया है, हंसी आएगी तो हंसेंगी। जबरदस्ती हम मैडम आप बैठी हुई, हम बोले कि आप काहे नहीं हंसती हैं, तो आप हंसने थोड़े लग जाएंगे। मेरी बात कोई अच्छी लगेगी तो आप हंसना शुरू करेंगे। यही विषय है, महिला विषय है महोदय, मुख्यमंत्री जी का प्रिय विषय है। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, बहुत नाम लिया जाता है। इसमें बजट में कहा गया, बहुत पिंक टाइप का नाम लिया गया, पिंक टॉयलेट, पिंक बस, पिंक ये। पिंक मतलब क्या, गुलाब समझते हैं? अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार की महिलाएं अपने सवालों पर सड़क पर आंदोलनरत है। आप उनको उचित मानदेय नहीं दे रहे। उन्होंने ऐलान किया है कि हम फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस तरीके से महिलाओं के श्रम का शोषण किया जा रहा है, आशा को, रसोईया को, अन्य महिला कर्मियों को उनका उचित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, ये औरतें एक दिन आएंगी और अपनी अदालत में आपको खड़ी करेंगी और अपनी चिंगारी से आपको भस्म करके खत्म कर देगी। वैसे भी अब ये आप लोगों के जाने का साल चल रहा है, चुनाव है। हाँ, कोई जाएगा तो कोई आएगा, ये तो स्वाभाविक है महोदय। किसानों के बारे में कहा गया, आपने दाल के बारे में कहा, अच्छी बात है, लेकिन किसानों की आय दुगनी होगी कि नहीं होगी,
इस विषय पर कोई बात नहीं हुआ। महोदय, पहले से जिन फसलों पर एमएसपी मिलता है, अगर उसको नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? बिहार में, देश में बिहार के किसानों को सबसे कम जो है एमएसपी मिलता है, सबसे कम एमएसपी मिलता है महोदय। मजदूरों के बारे में, छात्र नौजवानों के बारे में आपने कोई न मिनिमम वेज बढ़ाने का बात कहा, ना मजदूरों के लिए बेहतर जिंदगी हो, उनका मान सम्मान बढ़े, इसके बारे में आपने कुछ विशेष बात कहा। महोदय, हम लोग लंबे समय से कह रहे हैं कि बिहार पलायन स्टेट के रूप में पूरे देश में विख्यात हो गया। महोदय, ये बिहार के लिए गर्व की नहीं, शर्म की बात है कि देश भर में बिहार के मजदूर पलायन करते हैं। पहले आप इसको स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन इस बार वित्त मंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा है कि हम कर्नाटका से लेकर हैदराबाद से लेकर दिल्ली और कलकत्ता तक प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता केंद्र बनाएंगे। ये आपकी बातें खुद कह रही है कि इस राज्य के लाखों मजदूर बिहार से पलायन करके बाहर जा चुके हैं। महोदय, प्री मैट्रिक का कुछ बढ़ाने का बात हुआ, छात्रवृत्ति, वो मुझे लगता है कि बहुत लुभावना वादा है। अनुसूचित जनजाति, जाति जनजाति वेलफेयर पर 2023 से 24 के बजट में 3,769 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे बजट में, जिसमें इस सरकार ने मात्र 1,024 करोड़ रुपया खर्च किया महोदय, मात्र 27%। सोचिए कितना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार को चिंता है। महोदय, स्वास्थ्य का वही क्षेत्र, वही स्थिति है। कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि पहले एक महीना में 29 मरीज आते थे, आजकल 11,000 आते हैं। हमारे यहाँ महोदय पीएचसी है। 2 मिनट है जी महोदय, 2 मिनट काफी है, 1 मिनट बढ़ा दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो 2 मिनट में ही बात रख देंगे। हमारे यहाँ जो पीएचसी है महोदय, वहां एकमात्र डॉक्टर है, एकमात्र कर्मचारी है। अब कोई ज्ञानी व्यक्ति बताए कि एक डॉक्टर एक महीने में 11,000 मरीजों का कैसे देखरेख कर सकता है? भाई, इतना फर्जी आंकड़ा अधिकारी भेजते हैं सरकार को। मैं तो वर्षों से मुख्यमंत्री जी से कहता रहा हूं, नहीं मानते। अब उप मुख्यमंत्री जी, हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी जी हैं, इनसे जरूर मैं आग्रह करूंगा कि आप यंग हैं, आप जरूर अधिकारियों के झूठ को पकड़िए। आपको ये असली आंकड़ा नहीं देते हैं। पिछले बजट सत्र में आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे और आपने मेरे ही सवाल के जवाब में ये सब कुछ लिख के दिया है कि कहां कितने डॉक्टर हैं, आपको लोग बता देंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक डॉक्टर जो है एक महीने में 11,000 मरीजों का इलाज नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, पुरानी बातों में हमें यकीन नहीं है। हम तो जवान हुए नीतीश जी के शासनकाल। महोदय, 2005 में मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री बने थे। मेरे उम्र के जितने नौजवान होंगे, यहाँ कई लोग हैं, वो सब उसी समय जवान हो रहे थे महोदय। हमने नीतीश कुमार का वो रौबदार चेहरा भी देखा जब रेल मंत्री हुआ करते थे। एक्सीडेंट हो गया महोदय, रिजाइन दे दिया उन्होंने। वो नीतीश कुमार थे महोदय। वो नीतीश कुमार जब बिहार में मुख्यमंत्री थे 2013 में, जब गुजरात से नरेंद्र मोदी, एक महोदय, एक शेर, श्री अख्तरुल ईमान महोदय, एक महोदय, आपने तो रोक दिया मुझे। हो गया भैया, एक शेर सुन लीजिए महोदय, एक शेर महोदय, एक सुन लीजिए, एक सुन लीजिए महोदय, कहिए बस एक शेर। कल बरबस मुंह से आ गया तो मैंने याद कर रही है, मैंने सोचा कि आपको जरूर सुनाऊंगा। अब तक तो बोल चुके होते हैं। कल जब बजट समाप्त हो रहा था और मुख्यमंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री को पकड़ा तो एक शेर याद है महोदय। बस महोदय, महोदय, कोई बशीर भद्र का शेर है महोदय, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। शुक्रिया अख्तरुल जी, बोलिए अख्तरुल ईमान जी। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट का समय आपके पास है। सर, मैं समझ रहा था कि विद्वान और बलवान मंत्री जो बजट पेश करेंगे और 20 साल पुरानी सरकार का बजट होगा,
यकीनन होगा कि काया पलटने वाला बजट होगा, लेकिन बड़ी निराशा आई है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अब तक नहीं हो सका। पूर्णिया को उपराजधानी और हाईकोर्ट बेंच का मुतालबा था, इस पर बिल्कुल खामोशी छाई रही। वृद्धा पेंशन में मुझे याद है 2006 में आया था मैं, 27,000 करोड़ बजट था, आज 15 गुना लगभग बजट बढ़ा है, लेकिन गरीबों का, विकलांगों का पेंशन आज भी महोदय 300, 400, 500 रुपए है। 3,000 किया जाए, उन गरीबों की मैं मांग रख रहा हूं। महोदय, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार जब कृषि बजट में कटौती करती है तो किसानों का उत्थान नहीं कर सकती है। प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्प डेस्क की बात इन्होंने कही है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के बच्चों का क्या हाल है उसके बारे में सरकार ने कोई वेलफेयर की स्कीम की बात नहीं की है। सिंचाई का मामला बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा है। 1 मिनट सर। MSDP जो प्रधानमंत्री जन विकास योजना है वो पिछले 5-7 सालों से बंद पड़ा है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को नहीं बढ़ाया गया है और 2013 के वक्त के नियमावली के अनुसार 1 साल के अंदर में वक्त का सर्वे कराया जाना था, लेकिन इस सरकार ने उस सिलसिले में भी कोई कदम नहीं बढ़ाया है। गरीबों का, किसानों का, युवाओं का, पलायन मजदूरों के अधिकार का हनन हुआ है। एक शेर में भी पढ़ लूं सर, एक शेर में भी नहीं सर, सबने एक शेर पढ़ा है। नहीं सर, एक शेर में भी पढ़ूंगा सर। आपके पास है 2 मिनट, बोलिए। फिर कभी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2025 और 26 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है सदन में, उस बजट को गंभीरता से स्टडी करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 3,17,000 करोड़ का जो बजट है, उस बजट में स्कूलों में काम करने वाली रसोइया जो 1,600 रुपया में 1 महीना काम करती है, उसके वृद्धि के लिए कोई इंतजाम नहीं है। पंचायतों में अवशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने वाले स्वच्छता कर्मी और पर्यवेक्षक के जो मानदेय 3,000 है, उसके बढ़ोतरी की कोई बात नहीं है। आशा, ममता, जीविका के मानदेय जो 18,000 रुपया होने चाहिए, उनके मानदेय पर कोई चर्चा नहीं है। मैं चर्चा करना चाहता हूं, हाशिए पर खड़े जो गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत के लोग हैं, उनके जो बिजली बिल है, वो बिजली बिल इस कदर बढ़ रहे हैं और बिजली बिल नहीं देने पर बिजली का कनेक्शन होता है, FIR होता है और फाइन करके जबरिया बिजली के अधिकारी जो है वसूली कर रहे हैं। माननीय बिजली मंत्री बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बिजली मंत्री का जो बिजली है, जिस चक्रवृद्धि ब्याज से उनके बिल बढ़ रहे हैं, आज लाखों लाखों रुपया का बिल गरीबों के कट रहे हैं। सभी माननीय विधायकों के पास गरीब जाते हैं, माननीय विधायक लाचार हैं और जबरन पुलिस के दम पर वसूली किया जा रहा है और नहीं वसूली करने पर जेल भेजा जा रहा है। यही तो माननीय नीतीश कुमार का ये 20वां बजट का देन है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट लाई है NDA की सरकार, वो बजट जो है कहीं से आशा, ममता, जीविका, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों और किसानों के लिए, किसानों के हित में ये बजट नहीं है। ये बजट अशोक चौधरी के हित में है, जो ग्लोबल टेंडर के नाम पर 50-50 करोड़ का टेंडर बनाते हैं और कमीशन उनका भाई वसूलने का काम करता है। ये है ग्लोबल बजट। ये ग्लोबल बजट उनका है, मंगल पांडे का है, जो 200 करोड़ रुपया का टेंडर करता है, कमीशन लेता है। 10 मिनट का समय केवल आपके पास है। सदन में उठा रहे महोदय, अगर प्रमाण नहीं है महोदय तो इनको इस तरह का सवाल नहीं उठाना चाहिए और बगैर प्रमाण का इस तरह का बात नहीं उठाना चाहिए। बैठ जाइए सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी बैठिए। सत्येंद्र जी बैठिए। बोलिए राजकुमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपनी सरकार का कि मुझे 1 मिनट आय व्यय पर। राजकुमार जी 1 मिनट। माननीय मंत्री जी बोलना चाहते हैं। हमारे मंत्री श्रवण जी ने जो उठाया है, ये इस सदन की परंपरा का प्रश्न है। उसी आसन से कई बार निर्णय हो चुका है कि इस सदन के मंत्री ही नहीं, किसी
सदस्य के विरुद्ध भी अगर कोई व्यक्तिगत आरोप आक्षेप लगाना हो तो पहले सबूत दिखा के आपसे इजाजत ले ली जाती है, तब सदन में उसका उल्लेख किया जाता है। और अगर आपसे इजाजत लेके हुआ है तो ठीक है, वरना इसको सदन की कार्रवाई से निकलवा हम दीजिए। देख लेंगे। राजकुमार जी अब बैठिए, दुर्गा जी नहीं बैठिए, चर्चा नहीं होगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और अपनी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे भी आज आय व्यय पर बोलने का मौका मिला है। मैं कल से ही देख रहा हूं कि इस सदन में कालखंडों का कंपैरिजन सभी लोगों ने लगभग किया है और शुरुआत माननीय नेता प्रतिपक्ष की तरफ से हुआ, तो इस संक्रमण से मैं भी अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूं। उन्होंने 1990 से पहले की बात की। जब 1990 से पहले की बात हुई तो मैं थोड़ा और पीछे चला गया। एंड अध्यक्ष महोदय, आई जस्ट recalled something because I have been a student of history. So I started comparing Bihar of 1990 and 2005 with the medieval ages of 5th and 15th century after the fall of Roman Empire. The entire age was marked with decline in law and order, rampant corruption, breakdown of social machinery. Everywhere there was chaos. And that is the scene which we witnessed in Bihar during the period. And the result was exodus. Exodus of not only trade and commerce, of aspiring students, youth who wanted employment, and the result after exodus and after going to Delhi, Bombay, Madras, everywhere, those ignominious acronyms that were attributed to the word Bihari. This was all because of the period that witnessed Bihar during 1990 and 2005. Or एक और, one of the most classic example of this period, in that period, lords used to ask for land for military service. That was very lucrative in those days. And here we have all seen land for government services. This is very similar to the period of those dark ages of medieval Europe. अब मैं कहूंगा कि इन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरीके से बिहार को बदनामी और गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकालने का काम एक व्यक्ति ने किया, जिस पे बिहार ने विश्वास किया, बिहार की जनता ने, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार। और इस परिस्थिति से जब मैं देखता हूं तो मुझे जयशंकर प्रसाद की एक कविता याद आती कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं यदि प्रतिकूल ना हो। वह पथ था बिहार की वो परिस्थिति 1990 से 2005 की, और वो पथिक नीतीश कुमार, जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलते हुए उस 23,000 करोड़ के बिहार को आज 3,17,000 करोड़ का बिहार बनाया और देश की सबसे तेज गति से चलने वाली आर्थिक व्यवस्था भी बनाई। ये पूरा सम्मान उनका न सिर्फ उनका दूरदर्शी नेतृत्व रहा है, बल्कि इसमें जो डबल इंजन की हमारी सरकार रही है, केंद्र की सरकार एनडीए के माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और माननीय नीतीश कुमार जी का कुशल नेतृत्व, जो बिहार को आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। और आज देश में कहीं पे भी हम जाते हैं तो बड़े गर्व के साथ बिहारी होने का सम्मान पाते हैं। आज इस बजट पे जितनी बातें कही गई हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा, चूंकि 5 मिनट का ही समय आपने दिया है। न्याय के साथ विकास, और इस न्याय के साथ विकास में सबसे पहला जो काम था, जो चैलेंज था जब सरकार आई, उस वक्त था कि यहाँ पे कानून व्यवस्था को स्थापित करना, और उसके लिए जो मात्र 42,000 यहाँ पे पुलिसकर्मी थे, उसकी संख्या को बढ़ाकर 1,10,000 किया गया। सिर्फ 814 थाने थे अध्यक्ष महोदय, आज 1,380 थाने हैं इस राज्य में। और महिलाओं की संख्या तो हम सब जानते हैं, पुलिस की नौकरी में आज 30,000 से अधिक है, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। ये महिला उत्पीड़न, महिलाओं को भी न्याय दिलाने के लिए ये एक बहुत ही
दूरदर्शी पहल है माननीय नीतीश कुमार जी का, और उसी को देखते हुए लगातार महिलाओं को नौकरियों में, जो 2016 के बाद से सभी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया, ये आधी आबादी के लिए न सिर्फ सम्मान की बात है, बल्कि उनको सशक्त करके बिहार के हर परिवार को एक उन्नत परिवार, एक समृद्ध परिवार बनाने की दिशा में उनका कार्य है।